बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूं सुमेरा मिर्जा। करंट अफेयर स्पेशल में आज हम बड़े अहम मौजू पर बात करेंगे, वो है एग्रीकल्चर। एज यू ऑल नो, हमारी इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक लार्जेस्ट सेक्टर जो है वो पाकिस्तान की जीडीपी में एक अच्छा एडिशन भी करता है, वो एग्रीकल्चर ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ मसाइल ऐसे हैं, जैसे रिसोर्सेज की कमी से लेके किसान जो प्रोड्यूस करता है उसकी सही कीमत ना मिलने तक, ये सारी वो वजूहात हैं जिससे हम जितना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं एग्रीकल्चर की वजह से वो हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। और बल्कि जो बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट्स हैं उसको भी हम बढ़ा सकते हैं अगर इसको सही तौर पर यूटिलाइज़ किया जाए। इन्हीं मसाइल की वजह से पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जीडीपी जो है उसमें जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो नहीं है, बल्कि कम हो गया है। 19.3% कमी आई है इसमें। और इसी को देखते हुए, मामले की जो नज़ाकत है इसको देखते हुए और ये जो एक पोटेंशियल है एग्रीकल्चर को लेके, उसको रियलाइज़ करते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम जो है उसको भी लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस किया। और उसकी भी हम बात करेंगे आज कि उससे क्या फ़ायदे हासिल हो रहे हैं, क्या इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, कितने % हो रहा है। और जो की पॉइंट्स हैं आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे वो ये है कि ऑब्वियसली कहा जाता है कि जी ज़राअत जो है वो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन मतलूबा नताइज जो है वो नहीं मिल रहे हैं। फिर पाकिस्तान में जो फ़ी एकड़ पैदावार है वो बढ़ाने के लिए कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रुकावट हैं। फिर किसानों की जो मसाइल हैं, सबसे बड़ी बात उनके सिद्दे बाब के लिए किसानों का जो पैकेज है वो असल में क्या है। और फिर आखिर में मुल्क में जो खुराक की प्रोटेक्शन है, तहफ़्फ़ुज़ है, उसके लिए जो हुकूमती इक़दामात हैं उनकी आखिर इंपॉर्टेंस क्या है। मेरे साथ जो मेरा पैनल है उसका तारुफ करवाती चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर अंजुम अली साहब, आप डीजी ज़राअत पंजाब है। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है राबिया सुल्तान साहब, आप मिसाली काश्तकार भी हैं और डायरेक्टर फार्मर एसोसिएट्स पाकिस्तान भी हैं। मैम, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। साथ ही साथ सैयद शोहबुद्दीन साहब प्रोग्राम में मौजूद है। सर, आपसे भी सरासर गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह, इसके ऊपर हम बड़ी डिटेल में बात भी करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी जानिब आते हैं। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि ज़राअत जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी समझा जाता है हमारी इकोनॉमी को, लेकिन कभी हमने इस हड्डी को स्ट्रॉन्ग नहीं देखा। एक बात। दूसरी बात ये कि इसके ऊपर मौजूदा गवर्नमेंट जो बहुत सारे स्टेप्स ले रही है। आज भी एक बड़ी लंबी मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से। तरजीहात क्या है सर एग्रीकल्चर को लेकर, क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं मौजूदा गवर्नमेंट में? थैंक यू जी। सबसे पहले तो बात यह है कि बिल्कुल गवर्नमेंट का मेन फोकस है, और ये कहना कि ये रीढ़ की हड्डी है और इसको इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही, इसके बारे में मैं सिर्फ ये अर्ज़ करता चलूँ कि आज 22 करोड़ लोग हैं और हमारे पास खाने के लिए तकरीबन हर चीज़ है, और ये यहीं से पैदा हुई है। इन्हीं साइंसदानों ने, इन्हीं वर्करों ने, इन्हीं काश्तकारों ने पैदा किए हैं। आज चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं। आज क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है, आज ज़मीन की सेहत का चैलेंज है, आज हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का चैलेंज है, और आज प्रोडक्टिविटी का चैलेंज है। ठीक है। और इसी हवाले से जब ये गवर्नमेंट आई तो उन्होंने अपनी एक एग्रीकल्चर पॉलिसी दी, जिसका बुनियादी विजन ये था कि हमने काश्तकारी को प्रॉफिटेबल करना है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करना है, और ग्रोथ लेड होना चाहिए। ये थ्री पॉइंट्स थे। ठीक है। जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर एक जो बिजनेस शुरू किया गया, और उसमें जिस तरह आप फरमा रही हैं कि नेशनल एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाई गई, और उसमें 300 बिलियन रुपए का पैकेज आया। ठीक है। जिसका जो मेजर फोकस था वो वीट थी, वाटर रिसोर्सेज थे। 12 बिलियन का प्रोजेक्ट हमारा वीट में था। ठीक है। जो सिर्फ पंजाब में खर्च होने हैं। इसके बाद हमारा फोकस था 28 बिलियन वाटर मैनेजमेंट का। इसके बाद कोई 8 बिलियन का शुगर केन एंड राइस का प्रोग्राम था। ठीक है। और 5 बिलियन हम ऑयल सीड पे खर्च करने जा रहे थे। और इनका भी मकसद क्या था? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, डाइवर्सिफिकेशन करना, और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करना बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। इसके साथ फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम, जिसमें हम सब्सिडीज दे रहे हैं सीड के ऊपर, मशीनरी के ऊपर, क्रेडिट के ऊपर। आज अभी पिछले 2 साल की हम बात करेंगे तो 61 बिलियन रुपए पंजाब में लोगों को विदाउट एनी इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करती है, उसके कर्जे मिल चुके हैं। पंजाब गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर कर रही है। ठीक है। आज क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम पंजाब में शुरू है, जिसमें 27 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग काश्तकारों के नुकसानात का अजाला कर रहे हैं। तो ये एक जामिया प्रोग्राम है जिसमें एंटी एडल्ट्रेशन के ऊपर भी फोकस है, काश्तकार की प्रॉफिटेबिलिटी के भी फोकस है। ठीक है। और हम इस वक्त वनरेबिलिटीज के ऊपर, आपने देखा है
کہ پاکستان کے اندر ریکارڈ ٹائم کے اوپر لوکسٹ کا اٹیک جو ہے وہ نہ صرف ریپیل کیا گیا بلکہ ایکسٹرمینیٹ کیا گیا ود ان اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم. اینڈ پاکستان اینڈ پنجاب از لکی ون کہ جس میں اس کے نقصانات آلموسٹ نیگلیجیبل تھے. اس کے لیے جو ایفرٹ ہوئی وہ سب کے سامنے ہے, اور پنجاب ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بلکہ اس پورے خطے میں واحد صوبہ تھا جس نے اپنے نو ٹو لوکسٹ ڈکلیئر کر دیا تھا ان ویری اپریل کے مہینے میں. تو اس حوالے سے کوششیں جاری ہیں, چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں, یہ میں نہیں کہتا, لیکن کوششیں فرام دی ایکسپورٹ پوزیشن کے اوپر بھی ہیں. اس سال مینگو کی ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی ہے, ابھی سٹرس کی ایکسپورٹ چل رہی ہے, لیکن چیلنجز کو ہم اوور لک نہیں کرتے, اسی لیے لگاتار میٹنگز بھی ہو رہی ہیں اور ان کی بہتری کے لیے بھی کوشش کی جائے. سر آپ نے آتے ہی پہلے چیلنجز کی بات کی تھی, کلائمیٹ چیلنجز ہیں, پھر لینڈ آپ نے کہا پرانی ہو چکے ہیں. ظاہر ہے یہ چیزیں تو باقی ہمارے آس پاس جو ممالک ہیں ان میں بھی ہیں, لیکن پرابلمز ایز سچ نہیں ہے. اس کی طرف ہم آئیں گے, لیکن چیلنجز جو کہ آپ بات کریں تو رابعہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رابعہ صاحب ظاہر آپ ایک کاشتکار بھی ہیں, اس کے علاوہ پھر آپ ایک ایسوسیٹ ہے, اس کو بھی آپ ہیڈ کر رہی ہیں. تو جو کی ایشوز ہیں, جو اصل میں پرابلمز ہیں کاشتکار کے, اصل میں ہیں کیا, وہ جو ایڈریس ہو پا رہے ہیں, جو نہیں ہو پا رہے ہیں وہ بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج زراعت کے اوپر ایک پروگرام منعقد کیا. اور چیلنجز پہ جانے سے پہلے میں یہ گزارش کروں گی آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کہ زراعت پہ جیسے ماضی میں پی ٹی وی بہت اچھے پروگرام منعقد کرتا تھا, وہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے, کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن نہ صرف پاکستان میں دیکھا جاتا ہے بلکہ پوری دنیا میں اس کی ویورشپ ہے. تو یہ اس کو دوبارہ سے ریوائیول آف ایگریکلچر کے لیے پروگرامز بھی اس پہ زیادہ ہونے چاہیے. بہرکیف آپ نے چیلنجز کی بات کی, بالکل چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں, اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ماضی میں 20 سال سے, پچھلے 20 سالوں میں کوئی حکومتوں کی زراعت کی طرف نہ فوکس رہا ہے نہ پالیسی رہی ہے. میں اس بات سے بٹر صاحب کی تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی. کام ضرور ہوئے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کام نہیں ہوئے, لیکن جو ایک ہماری اگر پالیسی ہوتی تو ہماری اس وقت ایگریکلچر گروتھ 1.5 1.6 پہ ہم رکے ہوئے ہیں. اگر 20 سالوں میں ہم نے اپنی سمت کا تعین کیا ہوتا تو اس وقت ہماری گروتھ ریٹ ایگریکلچر کا 5 5.5 ہونا چاہیے تھا. تو وہ ہمارا جو بھی ہماری پالیسی تھی, اس کا مطلب ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں مسئلہ تھا. امپلیمنٹیشن میں مسئلہ تھا تو جس کی وجہ سے آج ہم اس دوراہے پہ کھڑے ہیں. بالکل پرائم منسٹر ایمرجنسی پروگرام میں مختلف فصلوں کے لیے پیسے رکھے گئے, لیکن جو ہمارے ملک کی سب سے اہم فصل ہے کپاس, جس کے اوپر ہماری ساری اکانومی کا دار و مدار ہے, اس کے لیے ہم نے 1 روپیہ بھی نہیں رکھا. تو یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی گئی تھی, اور پھر پرائم منسٹر صاحب نے اس بات کو جسے کہتے ہیں کوگنیزنس لی اس کی, اور کپاس کے لیے بھی کام ہو رہا ہے, لیکن وہ کام ناکافی ہے. کیونکہ دیکھیے ہم 13-14 ملین بیل پیدا کر چکے ہیں اس ملک میں کپاس, اور آج ہم 6 ملین 6.5 ملین بیل کی بات کر رہے ہیں. لینڈ وہی ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو آپ کیوں کم؟ تو اب وہ کیا عوامل ہیں, کیا وجوہات ہیں, کیا کاشتکار کپاس لگانا بھول گیا, ایسی بات تو نہیں ہے. کیا کاشتکار نے محنت کم کرنی شروع کر دی, ایسی بھی بات نہیں ہے. تو وہ جو عوامل ہیں وہ کیا عوامل ہیں, کیونکہ کاشتکار کو کپاس میں پروفیٹیبلٹی نہیں ہے. وہ جتنے سپریز کر رہا ہے, جتنی وہ کھاد ڈال رہا ہے, اس کی پروڈکٹیوٹی وہ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. اس کے لیے کاشتکار کی ہمیں امداد کرنی پڑے گی, کیونکہ اگر ہم نے کاشتکار کی مدد نہیں کی اور اس کو ہم نے صحیح قیمت اس کو نہیں ملی تو وہ اس میں انویسٹ نہیں کرے گا, وہ کسی اور فصل میں چلا جائے گا. لیکن ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم کپاس کو چھوڑ دیں, اور کپاس کو چھوڑ کے اور ہم گنے کی طرف چلے جائیں, کیونکہ ہماری ابھی بھی جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں وہ کاٹن بیسڈ ہیں. آپ باہر سے کاٹن, را کاٹن یا امپورٹ کر کے اپنی ٹیکسٹائل نہیں چلا سکتے, کیونکہ آج آپ کو سٹاک مل جائے, کل آپ کو کوئی ملک سٹاک نہ دے تو آپ کے یہ جو کارخانے ہیں, اس میں جو مزدور ہیں, یہ جو سب روزگار ہے, یہ کیسے چلے گا؟ تو ہم نے واپس کاٹن کی طرف آنا پڑے گا, آنا چاہیے, اور ہمیں آج حکومت کو بیٹھ کے
اس کے اوپر ایک جامع پالیسی بنانی چاہیے کہ ہم نے کاشتکار کی کس طرح مدد کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور آج حکومت ٹارگٹ اناؤنس کرے کہ ہم اتنے ملین بیل پیدا کریں گے, اور اس کو آج پتا ہو کاشتکار کو کہ جب میری فصل مارکیٹ میں آئے گی تو مجھے یہ رقم مل جائے, گارنٹیڈ ہوگی. ایگزیکٹلی. سپورٹ پرائس, اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. ساری دنیا سپورٹ پرائس دیتی ہے, چین دیتا ہے, ترکی سپورٹ پرائس دیتا ہے, جو کپاس اگا رہے ہیں وہ سپورٹ پرائس دیتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر ہم دے دیں گے تو کوئی آفت آ جائے گی یا کوئی ہم مسئلے میں گرفتار ہو جائیں گے. ہم نے اپنے کاشتکار کو, اپنے ملک کی اکانومی کو چلانا ہے. تو کپاس کے بغیر اس ملک کی اکانومی ہم سٹیبلٹی کی طرف نہیں آ سکتے. پچھلے جو دور تھا 2018-19 میں پنجاب حکومت نے ایگریکلچر پالیسی ایک بنائی تھی, اور اس میں انہوں نے گروتھ ٹارگٹ جو ہے وہ 5.5 رکھا ہے. لیکن اب سوال یہ کہ ٹارگٹ تو ہم نے رکھ دیا, اب اس کے لیے ہمیں ایک روڈ میپ چاہیے. ٹھیک ہے. کہ وہ ہم 5.5 اگلے 2 سالوں میں, 5 سالوں میں, 10 سالوں میں ہمیں ایک لانگ ٹرم پالیسی جن بھی ممالک نے ترقی کی ہے, بالکل ایک پالیسی مست ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے 5 ایئر پلانز بنا کرتے تھے. جب تک وہ 5 ایئر پلانز بنا کرتے تھے کوئی نہ کوئی حالات ٹھیک تھے. وہی 5 ایئر پلانز کوریا نے ہم سے لیے. بالکل. اور انہی 5 ایئر پلانز کو امپلیمنٹ کر کے آج کوریا کی پر کیپٹا انکم کیا ہے اور پاکستان کی پر کیپٹا انکم یہی بات میں شعیب صاحب سے کرنا چاہوں گی. شعیب صاحب, مسائل بھی آ گئے اور جو حکومتی اقدامات اس وقت چل رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ گئے. پھر فلاز کہاں ہیں, پھر مسئلہ کہاں ہے, پھر ایشو کہاں ہے, کہ کیا ایشو صرف اور صرف انویسٹمنٹ کا ہی ہے؟ نہیں, انہوں نے بڑے واضح کہا ہے کہ حکومتی اقدامات ناکافی ہیں. میرا خیال ہے آپ نے راویہ بی بی کی بات نہیں سنی. میں نے سنی سر, کیٹیگوری نے وضاحت کر دی ہے کہ حکومت کو جو دینا چاہیے حکومت وہ نہیں. میں وہی بات کروں, حکومت بھی سیریس ہے. سیریس ہے تو کہاں سنجیدگی نظر نہیں آتی نا. بات یہ نہیں ہے, ایک کام ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں, میں کرتا نہیں ہوں, بات میں کیوں نہیں کر رہا, اس کا جواب تو گورنمنٹ دے گی نا, میں تو نہیں دے سکتا. انہوں نے صرف ایک بات کی, کپاس کا بیج جو ہے وہ کینولا ہے. ٹھیک ہے. اگر کپاس کم ہوئی ہے تو پاکستان میں اتنا کنولا بھی کم ہو گیا. ہم نے وہ تیل بھی باہر سے منگانا ہے. اب بالکل ہمارے ہاں سورج مکھی کا ایک زمانہ آیا, ہم نے اس کا تیل نکالنے کی صحیح طرح کوئی فیکٹری نہیں بنائی, وہ فصل بھی اس طرح نہیں بن سکی. آج بھی اس ملک میں پام آئل مافیا ہے. بالکل. پام آئل مافیا اس ملک میں تیل بنانے کی جو ہے ان کی فصلوں پہ کام نہیں صحیح طرح ہونے دیتا. اور یہ وہ پام آئل ہے جس کی فصل کی کاشت بہتر بنانے کے لیے پاکستان سے سائنسدان وہاں گئے تھے. بالکل صحیح. آپ اندازہ لگائیں, ہمارے ہاں آج کو 4-5 سال سے زیتون پہ کام شروع ہوا ہے. کیا یہ پہلے نہیں لگتا تھا؟ یہ تو پہلے بھی موجود تھا. بالکل صحیح. یہ جو جنگلی زیتون ہے یہ تو آج کا تو نہیں ہے پاکستان میں. بالکل صحیح. یہ تو شروع سے چکوال میں اس سائڈ پہ جلم ہر جگہ موجود تھا. اب اس پہ کام ہوا ہے تو کام ہوتا جائے گا. ترجیحات کا مسئلہ ہے, ہم نے کپاس کو اپنی ترجیح واقعی نہیں رکھا. صحیح. ابھی چند سال پہلے, کچھ سال پہلے 14 ملین گانٹ اور آج 5-6 ملین گانٹ. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم انڈیا سے کپاس درآمد کرتے تھے جب تک یہ اپنا بابا کا بارڈر کھلا ہوا تھا. صحیح. وہاں سے سب سے زیادہ آنے والی چیز کپاس ہوتی تھی. بالکل. انڈیا سے کپاس آ رہی تھی. ہماری فصل کہاں جائے گی, ہمارے کسان کہاں جائیں گے؟ آج ہم نے ملتان سائٹ پہ, رابعہ بی بی شاید اس کی تائید کریں گی, ایک چائنیز کا نیا ہائیبریڈ آیا ہے چاول کا, وہ لگایا جا رہا ہے اس کی جگہ پہ کپاس کی جگہ پہ. اب جب آپ کو کسان کو آپ اس کو وہ پیسہ نہیں دیں گے جو اس کو زندہ رہنے کے لیے کافی ہے, جی بالکل, تو وہ دوسری فصل لگائے گا. ٹھیک ہے. گنا تو وہاں پہلے ہی لگ چکا بے تحاشا, کیونکہ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ گنے کی یہ اپنا شوگر کی فیکٹری ہم کس علاقے میں اجازت دے رہے ہیں. جی بالکل. جو کپاس کا علاقہ تھا وہاں پہ ہم نے تمام وہ فیکٹریاں لگوا دی. انہوں نے وہ زمین چاہے وہ انہوں نے لیز پہ لی, چاہے کسانوں کو انسینٹیو دیے, انہوں نے گنا لگوا لیا وہاں پہ. تو جب آپ متبادل دے دیں گے تو لوگ پھر متبادل لگائیں گے. آپ کی پالیسی صحیح نہیں ہے. یہ لاہور
ये पंजाब का दिल, ये सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड थी। हमने इसको सारा ये अर्बनाइजेशन तो अर्बनाइज हो गया ना सारा, बिल्कुल। लाहौर के जिले में मुझे कोई जगह दिखा दें, इसी लाहौर में मैंने अपने घर के शादबाग में करीब ही रहता हूँ, यहाँ से दूर नहीं रहता, इस जगह पे घरों के करीब मैंने सब्जियां लगती देखी थी। सही। गुलाब के फूलों के तख्तों के तख्ते थे, ये शादरे में खजूरों के बाग थे। आज कहाँ गया सारा नहीं है, कुछ? बिल्कुल नहीं है, कुछ नजर नहीं आ रहा। ईंटें घर। बात वही है जो पहले थी कि हमारी तरजीहात दुरुस्त नहीं। सर आपकी यही बात हम डॉक्टर साहब की जानिब ले आते हैं। सर तरजीहात की बात हो रही है, मैम ने भी यही बात की आपसे। सर राइस की बात हुई है, राइस को बढ़ाया जा रहा है। आप बेहतर समझते हैं पानी की, पहले हमारे पास डेफिशिएंसी है, इससे तो पानी और नीचे चला जाएगा। फिर गंदम पिछले साल 1,64,00,000 एकड़ थी, अब मिल ही नहीं रही, और इस बार जो 1,62,00,000 एकड़ जो है वो हमें हासिल हुई है। अब गंदम कहाँ से मिलेगी? कॉटन जो है वो लगाई नहीं जा रही। विहाड़ी, मैं विहाड़ी से, इसलिए मैं बेहतर समझती हूँ, सिटी ऑफ कॉटन कहा जाता था उसको। वहां पर हमें कॉटन देखने को नहीं मिलती, वहां पर हमें गन्ना मिल रहा है देखने को, वहां पे हमें राइस मिल रहे हैं, वहां पे हमें मकई मिल रही है। सर क्यों? हम, आपको पता है टेक्सटाइल एक मेन एलिमेंट है हमारी इकोनॉमी का, जब ये इसमें कमी होगी तो फिर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में ऑब्वियसली कमी होगी। सर ये क्यों इसको इग्नोर किया जाए? जी बिल्कुल, ये जो डिस्कशन हुई मेरे ख्याल इसको को कंटिन्यू करते हैं। पहले बात यहाँ पे कॉटन के हवाले से हुई। कॉटन, इन्हीं साइंसदानों ने इन्हीं माहौल में किसी जगह पे कोई एग्जॉटिक या बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, 11 मिलियन बेल तक पंजाब में ही हुई है और 62 लाख एकड़ पे हुई है। ठीक है। टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट में जब आपके पास मक्की के अंदर बहुत अच्छे हाइब्रिड्स आए हैं, आपने पंजाब के अंदर काश्तकार ने गन्ने की 10 साल के अंदर 250-300 मन फी एकड़ पैदावार बढ़ाई है। ठीक है। आज पंजाब के अंदर 53 लाख टन राइस हुआ है, 6 मिलियन टन मक्की हुई है, 52 मिलियन टन गन्ना हुआ है, 4.5 मिलियन टन से ज्यादा आलू हो गया है। आप सिर्फ, हम कपास की बात करते हैं, कपास में हमारी मैक्सिमम पैदावार कितनी थी? 22 मन। इस साल भी 17 मन हमने लिए, और जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज की वजह से सितंबर के अंदर रेन्स हुई हैं और 38 लाख एकड़ के ऊपर कपास काश्त हुई है। पहले जब हम जिसकी बात करते थे वो 62 लाख एकड़ पे होती थी। ठीक है। तो बाकी जो एरिया है वो दूसरी क्रॉप से लिया। ये एक चैलेंज पाकिस्तानी साइंटिस्ट के लिए है, इसलिए है कि कपास की उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं आ सकी जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी बाकियों की आई है। अच्छा। आप जब जिस दौर की हम कपास की बात कर रहे हैं, उस दौर के अंदर मैकेनाइजेशन चैलेंज नहीं था। आज मैकेनिकल पिकिंग बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है। वीड्स एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था, आज चैलेंज है। इतनी स्ट्रॉन्ग वैरायटीज उसके कंपटीशन में नहीं थी। आज कॉटन एक बहुत ज्यादा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डिमांड कर रही है। ठीक है। उसके ऊपर अभी प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई हुई है, उसके ऊपर उन लोगों के साथ बात भी हो रही है कि हम उस सारी सिचुएशन को देखते हुए आगे बढ़ें। दूसरा, हम बात कर रहे हैं नेशनल एग्रीकल्चर इमरजेंसी के हवाले से, बिल्कुल सही बात है कि जब नेशनल इमरजेंसी अनाउंस हुआ तो उस वक्त एक बड़ी सीनियर लेवल कमेटी जो थी वो कॉटन के ऊपर डिस्कस कर रही थी। ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी में नहीं था। आज जितना नेशनल एग्रीकल्चर इमरजेंसी में बाकी क्रॉप्स का शेयर है, उससे डबल से भी ज्यादा कॉटन में इन्वेस्टमेंट है। 4.5 बिलियन से ज्यादा सिर्फ पंजाब में एक पेस्टिसाइड के ऊपर सब्सिडी है। आज पीबी रोप्स, जो पिंक बोलवर्म का मसला है, गुलाबी सुंडी का, पंजाब में 1.5 लाख एकड़ से ज्यादा 1,000 रुपए फी एकड़ की सब्सिडी है कॉटन फार्मर की। आज 2.5 अरब रुपए से ज्यादा की कॉटन सीड के ऊपर सब्सिडी है, सिर्फ कॉटन के ऊपर। आज फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी जा रही है। अभी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। अगर मैं सबको मिला लूं तो एक सीजन में कॉटन के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो बाकी तमाम क्रॉप्स की डबल से भी ज्यादा बनती है। और इसके अलावा आपका रहीम यार खां से लेके साहिवाल तक कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पे कॉटन ब्रीडिंग स्टेशन नहीं है, जहां पे कॉटन की ब्रीडिंग की बात नहीं हो रही। बात असल में यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत का कॉटन हमेशा एक प्राइम ऑब्जेक्टिव रहा है। ठीक है। आज मुल्तान में चले जाएं, मुल्तान में 2 बड़े इंस्टीट्यूट हैं, एलीट इंस्टीट्यूट हैं, और उन्हीं इंस्टीट्यूट्स ने आपको अच्छी से अच्छी वैरायटीज दी हैं। अब एक राजनपुर के अंदर नया इंस्टीट्यूट बन रहा है जी। हर लेवल के ऊपर कॉटन के ऊपर सपोर्ट की बात है। फिर मैं बात करूंगा, आज हम एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात करें। गंदम इस साल 1,67,00,000 एकड़ पे लगी है। ठीक है। पिछले साल 1,61,61,00,000 पे लगी थी, 5 लाख एकड़ ज्यादा लगी है।
आज चने की सूरत हाल बेहतर है, आज हम चने में इंपोर्ट नहीं कर रहे। हम आज अखबार में देखें तो हम मूंगी का बीज काश्तकार को सब्सिडी पे दे रहे हैं, चने का दे रहे हैं। अभी ऑयल सीड की बात हुई जी। मैं सिर्फ हाउस को ये बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर पंजाब में सिर्फ सूरजमुखी का एरिया पिछले 3 सालों में डबल हो गया है। 1 लाख एकड़ के ऊपर सूरजमुखी काश्त हो रही है। लेकिन सर उसका सीड जो है वो भी अभी 400 से 600 अरब रुपए तक मंगवाया जा रहा है। वो भी नहीं, 600 अरब रुपए नहीं, पाकिस्तान के अंदर इसके सीड की एक कॉस्ट जरूर है, लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट की 5,000 रुपए सब्सिडी है। किसी और सूबे में सब्सिडी नहीं है। हम 1,000 रुपए स्टार्ट के ऊपर देते हैं जिम्मेदार को, ठीक है। 4,000 रुपए जब उसके फूल निकलते हैं उस वक्त देते हैं, 1,000 रुपए कनोला पे देते हैं, 5,000 रुपए वेरिफिकेशन पे देते हैं। और ये सब्सिडी इसके ये फिगर देख लें, अभी ऑयल सीड की हम बात कर रहे हैं, 7 लाख एकड़ से ज्यादा की, ये मेरे पास स्टैटिस्टिक्स हैं जी जी। आप इनको किसी जगह पे वेरीफाई कर सकती हैं कि क्या 7.5 लाख एकड़ पे ऑयल सीड का एरिया नहीं हो गया। हम बिल्कुल, मैंने इनकार नहीं किया कि हमारी क्लाइमेट चेंज नहीं, क्लाइमेट शिफ्ट आई है, ठीक है। हमारे यहाँ रिसर्च के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, कंसिस्टेंसी ऑफ द पॉलिसीज का भी इशू होगा, ठीक है। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि एग्रीकल्चर ने ग्रो नहीं किया या गवर्नमेंट की इंटरेस्ट नहीं रही। हर लेवल के ऊपर यहाँ पे अब वाटर कंजर्वेशन के अंदर गवर्नमेंट की कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, ठीक है। आज आपको 28,000 खाले नजर आ रहे हैं, वो सारे पक्के नहीं हुए। आज लेजर लेवल में कितनी आम हुआ है। आज ट्रैक्टर जो है पहले कुछ नजर नहीं आता था, 5 लाख से ऊपर ट्रैक्टर हो गया है। आज मैकेनाइजेशन आ गई है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट्स हैं, लेकिन चैलेंजेस के हिसाब से अभी जो 300 बिलियन का पैकेज आया है वो इसीलिए आया है ना, ठीक है। अभी प्राइम मिनिस्टर जो मीटिंग कर रहे हैं या चीफ मिनिस्टर साहब मीटिंग कर रहे हैं या काश्तकार की सपोर्ट की बात हो रही है, हम सब्सिडी दे रहे हैं पंजाब में। प्राइम मिनिस्टर का पैकेज 1,000 रुपए पर बैग की सब्सिडी भी आ गया है, ठीक है। अभी उन्होंने 97 करोड़ रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने रिलीज भी कर दिया है और कुछ दिनों में वो काश्तकार के पास चला जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल, अभी अर्बनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं जी जी। अर्बनाइजेशन एक चैलेंज जरूर है, उसके अगेंस्ट क्या डिपार्टमेंट ने वर्टिकल फार्मिंग पे नहीं गए, ठीक है सर। ये जितनी आपने देखा होगा जो टनल्स हैं, वो टनल्स का जो इतना एरिया स्प्रेड हुआ क्यों हुआ, ठीक है। क्या आज वेजिटेबल जो है हम नहीं ग्रो करते। आपने सब्सिडीज की बात की, आपने हुकूमती तरजीहात की बात की, इसके रिजल्ट्स तो हम राबिया साहिबा से जानेंगे। राबिया साहिबा, जितनी सब्सिडीज सर ने गिनवा दी हैं, इज इट इनफ कि सिर्फ सब्सिडाइज ही किया जाए या कोई और स्टेप्स जो लेने जरूरी हैं, नागुजीर हैं, वो नहीं लिए जा रहे? कौन से हैं वो? देखिए, सब्सिडी बिल्कुल अनाउंस हुई है और सब्सिडी अनाउंस करना एक उसका एस्पेक्ट है और सब्सिडी काश्तकार तक पहुंचना उसका दूसरा एस्पेक्ट है। माजी में भी आपको याद होगा 2016 में जब हमारी कपास की फसल तबाह हुई थी और हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ नेगेटिव में गई थी क्योंकि एक कपास की फसल का बेड़ा गर्क हुआ था, तो उस वक्त भी उस वक्त की हुकूमत ने कोई पता नहीं 350 अरब का एक किसान पैकेज अनाउंस किया था, ठीक है। लेकिन वो अनाउंस किया था, लेकिन एक्चुअली काश्तकार को वो पैसे मिले या नहीं मिले वो एक अहम सवाल है, ठीक है। थोड़ी सी मैं आपको पिछली हुकूमत और इस हुकूमत में, क्योंकि ये 2.5 साल इनके हो गए, एक चीज में मुझे मुस्बत नजर आई है इस वक्त, वो मुझे ये मुस्बत नजर आई है कि एटलीस्ट ज़राअत के ऊपर आपको कोई लोग बात करते हुए हुकूमती लेवल पे नजर आ रहे हैं, कोई कमिटीज बन रही हैं, कोई काम हो रहा है। अब वो कितना होगा, कहाँ होगा, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन माजी में ज़राअत के ऊपर बात होती थी, काम होता था, लेकिन इस जोश और वलवले से नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन एक्चुअली इसमें से क्या हम चीज असल में रियलाइज करेंगे और काश्तकार तक क्या पहुंचा सकेंगे, वो मैटर करता है कि अनाउंसमेंट पॉलिसीज तो बहुत अनाउंस हो जाती हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कितनी होती है, किस हद तक इम्प्लीमेंट होती है, और दूसरा जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा डिलीवरी सिस्टम है, वो कितना एफिशिएंट है कि वो काश्तकार तक वो चीज पहुंच जाए। अब सब्सिडीज अनाउंस होती हैं, स्क्रैच कार्ड्स का माजी में भी इशू रहा है कि वो काश्तकारों तक पहुंचते हैं तो ऑलरेडी स्क्रैच हुए हुए होते हैं, बिल्कुल सही। तो वो जो डीलर हजरात हैं उनको मिल जाती है या किसी और को सिस्टम में मिल जाती है। हुकूमत ने तो अनाउंस कर दिया, लेकिन एक्चुअली अगर काश्तकार तक वो पहुंचनी है, उस तक कितनी पहुंचती है, तो ये भी जो अब ये सब्सिडी अनाउंस हुई है, इसका जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है
وہ بھی پہلے سے بہتر ہونا چاہیے کہ ایکچولی کاشتکار کو ملے, کیونکہ حکومت نے پیسہ خرچ کر دیا, وہ اگر راستے میں مڈل مین نے لے لیا, صحیح جگہ نہیں پہنچا, تو وہ سبسڈی کا کوئی فائدہ نہیں. حکومت بے شک کہتی رہے گی ہم نے اتنے ارب روپے دیے, لیکن اگر صحیح انسان کو نہیں ملے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, حکومت کا بھی پیسہ ضائع ہوگا. لیکن میں دوبارہ وہی بات کروں گی کہ ہمیشہ وہ انگریزی کا مقولہ ہے نا کہ the proof is in the pudding, تو وہ اگر ہماری گروتھ ریٹ اتنی ہم نے ترقی کی ہوتی تو اس وقت ہم 4-5 پہ تو پہنچ گئے ہوتے نا, 3.5 پہ 4 پہ, ہم 1.5 پہ 1.2 پہ ہم پچھلے کئی سالوں سے ہماری ایگریکلچر گروتھ چل رہی ہے. تو وہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے کہ ہم کوئی کام صحیح نہیں کر رہے ہیں, اور جو ہم غلطیاں کر رہے ہیں ان کو ہم درست کریں, اپنی جو ہماری پلاننگ ہے. کیونکہ جب تک ہم دیکھیں لانگ ٹرم پلاننگ, اب آپ نے آج کا پروگرام کیا, آپ نے اس کی تیاری کی, کتنے لوگ پس پردہ اس کو اس وقت آن ایئر یا جا رہا ہے اور یہ ایگزیکیوٹ ہو گیا, اور یہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے, تو اس کے لیے آپ کی پلاننگ ہوئی ہوگی, ہفتوں پہلے ہوئی ہوگی, اس کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا. تو ہماری پلاننگ میں اور اس کی ایگزیکیوشن میں ایک گیپ ہے. صحیح ہے. تو جب تک ہم اس گیپ کو برج نہیں کریں گے تو ہمارے یہ چیلنجز, مسئلے مسائل جو ہیں وہ مطلب حل نہیں ہوں گے. اور دیکھیں زراعت ایک ایسا شعبہ ہے کہ جو آپ کو 6 مہینے میں آپ کی اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر دیتا ہے. ایک فصل آتی ہے, ایک بمپر کراپ آ گئی, وہ آپ کی رورل اکانومی میں پیسہ جاتا ہے. آپ کی اگر فصل کم آئی, اس کا امپیکٹ کاشتکار پہ ہوتا ہے, رورل اکانومی پہ ہوتا ہے. تو یہ ہر 6 مہینے کے بعد آپ کی اکانومی کو سمجھے کہ ایک فریش بلڈ ملتا ہے. بالکل صحیح. تو جتنا ہم اس میں انویسٹ کریں گے اتنا ہی اس ملک کا فائدہ ہے, آؤٹ پٹ ملے گا, اتنا آؤٹ پٹ ملے گا. اور ہماری ریلائنس جو ہے, اگر گندم مہنگی ہو گئی ہے یا گندم کھانے کو نہیں مل رہی ہے تو کون سفر کر رہا ہے؟ اس ملک کے لوگ سفر کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اور ہم باہر سے کتنی, پاکستان میں جب ہم 24-25 ملین ٹن گندم پیدا کرنا شروع ہو گئے تھے, اس کی سب سے بنیادی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کو کاشتکار کو اس کی قیمت اچھی مل رہی تھی. بالکل. اب آپ کے جب گندم سمگل ہو کے, جی بالکل, یہاں پہ قیمت کم ہے اور جو سمگل ہو کے ادھر ادھر قیمت زیادہ ہے, تو جب وہ جاتی ہے, کیونکہ مجھے نہیں سمجھ آتی, کابینہ میں ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کچھ دیہات سے جن کا تعلق ہے, کچھ کا شہر سے تعلق ہے, وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ اگر ہم کپاس کی یا گندم کی قیمت ہم بہتر کریں گے, یعنی جو سمگلڈ پرائس ہے اگر اس سے ہم کم رکھیں گے تو ہم تو سمگلنگ کو دعوت دے رہے ہیں کہ جی ہم اگا رہے ہیں لیکن آپ سمگل کریں, تو وہ پیسہ کوئی اور کمائے گا. تو ان فیصلوں میں بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کاشتکار جو ہے اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. وہ پیسہ آپ کی رورل اکانومی میں جا رہا ہے, وہ کہیں اور نہیں جا رہا. اس سے آپ کے پورے ملک کا سرکل چلے گا. اگر دیہات میں خوشحالی آئے گی تو شہروں میں خوشحالی آئے گی. یہ جو آپ کو سارے اربن سلمز نظر آ رہے ہیں, جو لوگ ہجرت کر کے شہروں کی طرف آ کے شہروں پہ بوجھ ڈال رہے ہیں, وہ دیہاتوں میں رہیں گے اگر وہاں خوشحالی ہوگی. بالکل. شعیب صاحب, بہت ساری باتیں آ گئیں ہمارے پاس کرنے کے لیے, لیکن اگر ہم پچھلے سال فسکل ایئر 2020 کی بات کرتے ہیں تو پرفارمنس بہتر ہوئی ہے. پرائم منسٹر نے جو بھی اقدامات لیے ہیں یا جو ان کی پالیسیز تھیں ان کو سامنے رکھتے, از اٹ سفیشینٹ یا اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے, اس میں کچھ اور ایڈیشن ہونا چاہیے؟ اور دوسری بات, سر کسان کی بات ہو رہی ہے, کاشتکار کی بات ہو رہی ہے, وہ ابھی بھی خوش نہیں ہے. بڑا انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ کسان ہجرت کر کے شہروں میں آ رہے ہیں. اگر وہ شہروں میں آ رہے ہیں تو اس لیے آ رہے ہیں کہ دوسرے اینڈ پہ ان کا گزر بسر پورا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اگر ایک وہ شخص جو گاؤں میں رہتا ہے, اپنی سبزی بھی لگاتا ہے, اپنے اس کے چاول کے دانہ اور گندم کی اپنی ہے, اگر اس کے باوجود اس کا گزارا نہیں ہو رہا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی جو ہے ہم نے بہتر نہیں بنائی. بالکل صحیح ہے. اگر ہم نے اس کی زندگی بہتر بنائی ہوتی تو آج شہروں پہ یہ راشن نہ ہوتا. بالکل صحیح. آج ہم نے اگر اس کے قریب ہسپتال بھی دیا ہوتا, اس کو اسکول بھی دیا ہوتا, اس کو ڈسپینسری بھی وہاں پہ مل جاتی. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں لوگوں کو ان کے گھروں تک رکھنے کے لیے. اسکول, کالج, ہسپتال, یہ آپ لاہور کے لیے کیوں بھاگتے ہیں لوگ سارے؟ بالکل صحیح. ملتان کے لیے کیوں بھاگتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو قریب کوئی چیز ان کو میسر نہیں ہوتی ہے. صحیح ہے. اور ہم نے تو اپنی طرف سے بہت شور مچایا ہوا ہے کہ ہم نے جی وہ ڈسپینسریاں کھول دی ہیں اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال اور ضلع ہیڈ کوارٹر ہسپتال. تو کیا وہ کامیاب ہے؟ نہیں ہے, کیونکہ لوگ بڑے شہروں کا رخ کر رہے ہیں.
इसका मतलब है गवर्नमेंट को इस पॉलिसी पे अभी भी ध्यान देना है बिल्कुल सही कि वहां के लोगों तक डिलीवर नहीं हो पा रहा। और अब अभी ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि डिलीवरी वहां तक नहीं हो रही, बिल्कुल सही है, जो सब्सिडी है वो उस हाथ तक नहीं पहुंच रही जो उसका हकदार है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अगर हकदार को नहीं मिल रही तो अच्छा, इसका फिर एक फायदा बात कोई और है, पाकिस्तान में ये पंजाब जो है ये शराब होता था नहरों के जरिए सारा। हमने हमारे दो दरिया तो बंद हो गए, बिल्कुल बिल्कुल, रावी भी गया, सतलुज भी गया, ब्यास भी गया, अब चनाब और उस पर हम चल रहे हैं। हमारे पास नहरें आज भी बेशतर वही हैं जो अंग्रेज की बनाई हुई हैं, बिल्कुल सही, शायद कुछ चंद एक इजाफा किया है हमने। भारत में, मैं भारत की मिसाल देते मुझे बड़ा दुख होता है, लेकिन चूंकि हमारे करीब तरीन माहौल वही है, Exactly. इसलिए उसकी मिसाल देनी पड़ती सही है, है। सही है, उन्होंने अपने डैम बनाए, अपनी नहरें खोदी, राजस्थान में फसल उगा रहे हैं वो। हम अपने भावलपुर से कोई फसल नहीं ले सकते, बिल्कुल। रहीम यार खां में नहर के एक तरफ सब जमीन है और दूसरी तरफ आप चले जाए बंजर जमीन मिलेगी। सही, भाई एक ही जगह जमीन जो है सरसब्ज है, उसी जगह पे दूसरी जमीन क्यों बंजर है? बिल्कुल सही है, ये हमारी सहूलियात जो हमने किसान तक पहुंचानी है, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि 28,000 खाले हमने पुख्ता कर दिए, लेकिन नाकाफी है हम। नाकाफी, बिल्कुल सही। हम आज भी खाले क्यों बना रहे हैं? हमारा किसान स्प्रिंकल पे क्यों नहीं जाता? जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। गवर्नमेंट से। आज हम अपना लेजर का जमाना आ गया है, जी जी, हम इन लोगों को लेजर पे क्यों नहीं लेके जाते किसानों को? बिल्कुल सही, जो इतनी दूर दूर तक बिजली हमने पहुंचानी है, आप उसका कितना ट्रांसमिशन लाइन्स बचती है, आप लेजर पे ले जाएं लोगों को। बिल्कुल सही, आप अपने इस मुल्क के अंदर हमारी तरजीहात तय होनी चाहिए कि वो आइसोलेटेड इलाके, गांव, वहां पे हमने इस साइज की इतनी बड़ी लगा के देनी है सोलर कि एक शख्स का घर चल सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तो उसके लिए वो एसी नहीं मांगता किसान सही, आपसे। बिल्कुल नहीं मांगता, एग्जैक्टली। कोई किसान आपसे मैदानों AC में नहीं काम मांग करने रहा। वाला, बिल्कुल सही कह उसको अपने घर के लिए लाइट चाहिए, उसके बच्चे ने टीवी, उसके बच्चे ने भी जाहिर देखना है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसका भी राइट है। Exactly. ये चीजें उसको दें, लेकिन उसके लिए उसको आप इतना ठीक है, आपने ये देखना है कि इस पे खर्च करना है या उस इस पर पे तरजीहात, खर्च बात करना वही है। है, तरजीहात। तरजीहात तय करनी है। डॉक्टर साहब, एक बात शोएब साहब ने पहले की है, सर, किचन गार्डनिंग, आई थिंक 14 डिपार्टमेंट्स हैं एग्रीकल्चर के, और उसमें हजारों हमारे पास लोग हैं काम करने वाले, लेकिन किचन गार्डनिंग के ऊपर जितना काम हो सकता है, एक कैलकुलेशन के मुताबिक पंजाब की 60 से 70% जो महंगाई है वो कम हो सकती है। सर, इसकी तरफ क्यों ध्यान नहीं है? बल्कि जो रिसर्च मैंने की है उसके अकॉर्डिंग तो पता ही नहीं है कि किचन गार्डनिंग होती क्या है, उसकी सेंस ही नहीं है लोगों को। बिल्कुल, आपने पहली जो बात की उसी को अगर हम देखते हैं तो हमारे पंजाब में 23,940 गांव हैं और 8 इकोलॉजिकल जोन्स हैं। ठीक है, हर इकोलॉजिकल जोन के अंदर काश्तकार के अपने मसाइल हैं और उनको एड्रेस करने के लिए उन्हीं के ही साइड स्पेसिफिक सोल्यूशन दिए जा रहे हैं। ठीक है, एक बात यहाँ बड़ी खुल के आई और बिल्कुल जेन्युइन है कि हम एक इंटीग्रेटेड रूरल प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम सिर्फ एग्रीकल्चर की या क्रॉप सेक्टर की बात नहीं कर रहे कि सिर्फ क्रॉप ही उसके लिए एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। अगर इसीलिए काश्तकार गांव में ठहरेगा ना, ठीक है, कि उसकी जिंदगी बेहतर होनी चाहिए, एजुकेशन के हवाले से, हाइजीन के हवाले से, न्यूट्रिशन के हवाले से और एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक के हवाले से। ठीक है, यही बेसिकली बुनियादी मकसद है आज गवर्नमेंट के काम करने का कि हम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में टोटल 37,000 लोग हैं, बिल्कुल सही, जिनमें अपने अपने स्पेशलिस्ट हैं। किचन गार्डनिंग जो हम कर रहे हैं वो हम सेमी अर्बन एरिया में कर रहे हैं। ठीक है, 5,000 किसी दौर में हम पैकेट्स पंजाब में सेल करते थे, आज 5 लाख से ज्यादा सेल हो रहे हैं अच्छा, पंजाब में। और भी काम हो सकता है जी हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो सिविल सोसाइटीज हैं, क्योंकि वेजिटेबल ग्रोइंग जो है ये साइंस के साथ आर्ट है। ठीक है, हम खुद सब्जियां लगाते हैं, काश्तकार खानदान से हैं। काश्तकार ये सब्जी लगाना और दूसरी फसलों लगाने से इतना कंपैटिबल नहीं है। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जो खास तौर पे अर्बन एग्रीकल्चर के अंदर अर्बन डेवलपर्स हैं वो ये सोचें कि आज दुनिया के अंदर एक बड़ा आम मकूला है कि ग्रो फूड नॉट लॉन। अब लॉन से ज्यादा
फूड को प्रेफर करें। बिल्कुल सही। और आज हमारे पास जो पर कैपिटा जमीन अवेलेबल है पंजाब में वो 3 कनाल से ज्यादा नहीं है। ठीक है। हमारी 11 करोड़ की आबादी के लिए 3 करोड़ 10 लाख एकड़ जमीन है। ठीक है। लाहौर में मैक्सिमम एरिया जो है वो 10 मरले के लोगों का है। इसका मतलब है आधी पर कैपिटा जमीन में वो घर बना के बैठे हुए हैं। ठीक है। तो इसलिए लाहौर को अर्बन जो एग्रीकल्चर में आना चाहिए, और लाहौर के अंदर जितने जो शहरी हैं जी जी। और इसी तरह बड़े शहरों के अंदर जो शहरी हैं वो अपने घरों के अंदर मालियों के जरिए खुद फ्लावरिंग करते हैं, लैंडस्केप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही है। लेकिन उन्हें तोरी का फूल, उन्हें करेले का फूल और उन्हें बैंगन का फूल भी पसंद आना चाहिए। बिल्कुल सही। और वो किचन गार्डनिंग अपने घर के अंदर लाएं। ठीक है। और वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को फरोग दें। हाँ, बहुत सारे सोर्सेज से सीड अवेलेबल है। हम खुद भी लाहौर के अंदर ट्रेनिंग का बंदोबस्त करते हैं। ठीक है। हमारी भी हॉर्टिकल्चर टीम्स हैं, अपने सोर्सेज के अंदर हम करते रहते हैं। लेकिन हमारा मेजर फोकस जो है वो रूरल एरिया में होता है। ठीक है। और मेरी ये बिल्कुल आप बात कर रही हैं कि इसका किचन गार्डनिंग का तल्लक अच्छी खुराक और न्यूट्रिशन के साथ है। ठीक है। ये डायरेक्टली प्राइसेस के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं करता। अगर हम कहें कि कुछ 6 लाख एकड़ के ऊपर पंजाब में सब्जी लगती है तो ये सारी किचन गार्डनिंग में मिला लें एक मरले में क्या हो जाएगा। लेकिन ये खुराक आम जो वेजिटेबल है उससे कई दर्जा ज्यादा न्यूट्रिशियस है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपने वो खुराक खानी है, पैदा करनी है, तो किचन गार्डनिंग में आना चाहिए। कंसिस्टेंसी की बात हुई, बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ। बिल्कुल। एक कंसिस्टेंसी पॉलिसी के अंदर होनी चाहिए। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि अपने वसाइल के अंदर रह के जितने वसाइल गवर्नमेंट के पास अवेलेबल हैं उस उतने वसाइल के हिसाब से डेवलपमेंट की कोशिशें जारी हैं। ठीक है। अभी भी ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं इसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तो बात हो रही है, माल न्यूट्रिशन की बात हो रही है। हम टारगेट कर रहे हैं खुराक को, ठीक है। हम उसकी फोर्टिफिकेशन को टारगेट कर रहे हैं। हम कहते हैं गंदम लोग खाएं, लेकिन गंदम वो खाएं जो सेहतमंद हो। ठीक है। आज पल्सेस की बात हो रही है। पंजाब के अंदर 1.5 बिलियन रुपए का पल्सेस का प्रोग्राम भी आया जिसमें हम थल के इकोलॉजिकल जोन के अंदर ज्यादा बात कर रहे हैं। ठीक है। वहां पे इंप्लीमेंट दे रहे हैं। ये जो इनोवेटिव स्कीम्स की जिस तरह बात हुई, जिस तरह सोच की बदलने की बात हुई, हम राइस के अंदर मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। हमारा चैलेंज ये है कि हम विद इन स्पैन ऑफ 3 to 5 years हम पंजाब के अंदर ये हाथ से मुंजी लगाने का कॉन्सेप्ट कम कर दें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये मशीनी काश्त आ जाएगी। ये पिछले 2 सालों में इसके ऊपर बड़ी कोशिश हुई, अगले साल भी होगी। हम जॉन डियर का अच्छा ट्रैक्टर ट्रांसप्लांटर लेके आ रहे हैं गन्ने में। अच्छा। हम चाह रहे हैं कि गन्ना जितना लगे उसकी फी एकड़ पैदावार बढ़े। ठीक है। और वो भी हम सब्सिडी पे दे रहे हैं। इस तरह वो जो ट्रैक्टर की सब्सिडी से अब उसी ट्रैक्टर पावर को मशीन के जरिए जमीन की बेहतर इस्लाह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। एक नेक नीति के साथ कोशिश जरूर है। ठीक है। और उस कोशिशों का चैलेंज भी है। चेंजेस की हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, उसके लिए अच्छे एक्सपर्ट्स से भी हम बात कर रहे हैं, दुनिया के साथ भी राब्ता है। ठीक है। आज फॉग का चैलेंज है, स्मोक का चैलेंज था। स्मोक के चैलेंज में अंदर हमने चॉपर्स और हैप्पी सीडर्स खासकर को 80% सब्सिडी पे दिए हैं। ठीक है। और फार्मर्स के पास सब्सिडी पहुंच रही है। हाँ, हम 16 चीजों के अंदर स्क्रैच कार्ड सब्सिडी। अच्छा सर, सब्सिडी पहुंच रही है 16 चीजों में। रिजल्ट्स अकॉर्डिंगली है 16 चीजों में सब्सिडी स्क्रैच कार्ड पे जा रही है। लेकिन वो मैम कह रही है कि लेकिन स्क्रैच कार्ड का इशू हुआ तो वो पहले से स्क्रैच होता है। मैं यही बात कर रहा हूँ। 16 चीजों के अंदर स्क्रैच कार्ड सब्सिडी है। फर्टिलाइजर सब्सिडी के अंदर फंडिंग के इश्यूज हैं। अच्छा। जहां जहां फंड्स आते हैं वो सब्सिडी जाती है। लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा जो स्क्रैच कार्ड है, ठीक है, अगर आप बैग को देखें तो आधा बैग के अंदर होता है, उसका जो वोस्ट एरिया होता है वो बैग के अंदर होता है, आधा बैग के बाहर होता है, ताकि काश्तकार को पता चले। और वो अगर कोई किसी जगह पे कोई कंप्लेंट आती है कि ये पहले से स्क्रैच हो गया हो, तो जिम्मेदार को उसकी तसल्ली होनी चाहिए कि वो बैग खरीदे जिसके अंदर स्क्रैच कार्ड हो। ठीक है। कंप्लेंट्स के ऊपर एक्शन होता है और उसके ऊपर FIRs भी होती हैं। ठीक है। और कंपनीज भी बैन होती हैं। बिल्कुल सही है। और उन एक्शंस की जो डिटेल्स हैं, अगर मैडम चाहें तो मैं उनसे शेयर भी कर सकता हूं कि किन किन कंपनीज के अगेंस्ट
इस वॉचर सैंक्टिटी को ब्रीच करने की एक्शंस हुए हैं। ठीक हो गया। मैम, जाहिर है फार्मर एसोसिएट्स के अंडर आप कोई मोटिवेशनल प्रोग्राम्स कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, ताकि लोगों को जो है प्रायोरिटी बताई जाए फार्मर्स को कि उनकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी फसलें उनको जो है वो बोनी चाहिए, और क्लाइमेट चेंजेस जो हैं उनको किस तरह से निपटना चाहिए। इसके तहत आप अपनी जो एसोसिएट्स हैं इसके अंदर आप कुछ मोटिवेशनल देखें, बिल्कुल सही फरमाया आपने। काश्तकार के लिए मोटिवेशनल फसल वही है जिसमें उसके 4 पैसे बचते हैं, और हमारे कहने से या हमारे जिसे कहते हैं ना अजाने देने से फर्क नहीं पड़ेगा। जिस फसल में 4 पैसे बचेंगे उसको पता है कि कपास में पैसे नहीं बचेंगे, वो कपास नहीं लगाएगा। मकई में बचेंगे, मुंजी में बचेंगे, किसी और जिस फसल में बचेंगे उसमें लगाएगा। इससे पहले अभी जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे किचन गार्डनिंग का आपने सवाल किया था, और ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल है, और इसमें देखें किचन गार्डनिंग बहुत अहम है। और अगर हम लाहौर शहर को ही ले लें, और ये जो हमारे चौराहे है और इस पे हमने इतने एग्जॉटिक दरख्त लगा दिए हैं, इतने महंगे लाखों करोड़ों रुपए के पाम्स और पता नहीं क्या बला बदतर, हम जो मुजफ्फरगढ़ की खजूर है वो हम लाहौर में लगा देते हैं। मतलब हमें कोई इस चीज की अकल नहीं है कि किस इलाके में कौन सा दरख्त लगाना चाहिए। तो इन इलाकों को हमें किचन गार्डनिंग से, वेजिटेबल से हम फलदार दरख्त लगाएं ताकि वो खूबसूरत भी होंगे। आप अगर बाहर जाते हैं तो आप वहाँ देखते हैं कि इटली में, स्पेन में उनके जो ऑरेंजेस लगे हुए होते हैं, मील ऑरेंजेस लगे हुए हैं, उन्होंने कोई एग्जॉटिक दरख्त नहीं लगाया हुआ, लेकिन वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो हमने क्योंकि 4 पैसे कमाने होते हैं तो हम उल्टे सीधे दरख्त लगा लेते हैं जो यहाँ के नेटिव भी नहीं होते। तो हम अपने नेटिव दरख्त लगाएं, फलदार दरख्त लगाएं, और अल्लाह ताला भी उससे खुश होगा। दरख्त लगाने के लिए फिर आवाम की भी थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ना कि चौराहे में फलदार दरख्त कोई बात नहीं, लगे हुए उन्हीं के लिए लगे हुए, वो खाएं, अल्लाह की मखलूक है, वो खाए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं वो बात करी ना कि हम जैसे डॉक्टर साहब ने भी बात की ना कि उस स्पेस को, क्योंकि जमीन जो है वो लिमिटेड है, वो इन्फिनिट रिसोर्स नहीं है, वो फाइनाइट सोर्स है ना, तो उसको हम पर्पसफुल लगाएं। बजाय इसके कि उल्टे सीधे हम लैंडस्केपिंग कर रहे हैं और उल्टे सीधे हमने वो पूरी, आपने मेट्रो के अलोंग देखा होगा वो जो लोहे के स्ट्रक्चर्स हमने बिला वजह के खड़े किए हुए, उससे किसी को फायदा नहीं हो रहा सिवाय उनके जो उसको उखेड़ उखेड़ के बेच रहे हैं, और किसी को फायदा, लगाने वालों को फायदा, या लगाने वालों को फायदा हुआ या उनको फायदा हुआ है। सो ये जो हमारी तरजीहात है ना, ये भी तो एक हुकूमती की तरजीहात में थी कि हमने उस पर करोड़ों अरबों रुपया गर्क कर दिया। उतने के हम दरख्त लगा देते, वही पैसा हम एक ऐसा इदारा खड़ा कर देते हैं जो लोगों को किचन गार्डनिंग सिखा रहा है, वही हम इदारा खड़ा, वही पैसा हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करने में लगा देते, बजाय हमने वो मेट्रो के पूरे कई मील हमने वो लोहे के पिंजरे और जंगले खड़े करने पे लगा दिया। तो ये तरजीहात की बात होती है। बात ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं है, इस अल्लाह ताला की हम पे इतनी मेहरबानी है कि 5 हमारे पास सीजन्स हैं। और अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान की जो एक जियोग्राफिकल हमारी पोजीशनिंग है, हमें तो किसी मंडी में जाने की जरूरत ही नहीं है। एक तरफ चीन है, एक तरफ हिंदुस्तान है, ऊपर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से सारी आबादी तो हमारे इर्द गिर्द है। तो हमारी तो मार्केट एक्सेस इतनी करीब है। हम सिर्फ अपनी तरजीहात सही करें, अपना किबला दुरुस्त करें, अपनी नीयत ठीक करें। हमारे पास तो अभी हाई वैल्यू एग्रीकल्चर की तो हम उस तरफ जा ही नहीं रहे। हम सीपेक की बात करें, सीपेक से हमें कितने फवायद हो सकते हैं, हम उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते कि हमारी सारी जो एग्रो प्रोसेसिंग हम अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। और हम अपनी, आप ये देखें कि आम एक हमारे एक फसल है, एक हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, हम सिर्फ अभी बहुत खुश होते हैं कि जी हम अच्छी तरह पैक करके आम को एक्सपोर्ट कर देते हैं, और हम समझते हैं कि हमने बहुत कारनामा अंजाम दे दिया। आम से जो 10 प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, हम उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, हमारा फोकस नहीं है।
हमारे पास तो फैसिलिटीज नहीं है, हम काश्तकारों, हमें ग्रेडिंग का नहीं पता, हमें पैकिंग का नहीं पता, हमें प्रोसेसिंग का नहीं पता। आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें शुरू हो रही हैं। तो ये वो तरजीहात हैं जो पाकिस्तान को, हमारा सिट्रस फ्रूट है, हमारे बहुत सारी चीजें, हमारा हुंजा और ये सारी जो यहाँ एप्रिकॉट्स हैं, चेरीज हैं, इस मुल्क में कौन सा फल नहीं होता, और एक से एक लजीज फल होता है। सही सही। तो अल्लाह ताला ने तो हमें 5 दरिया भी दिए, सब मौसम दिए, सहरा दिया, साहिल दिया, पहाड़ दिए, क्या कुछ, ये जो हम जिस इलाके में बैठे हुए हैं, फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड में हम बैठे हुए एग्जैक्टली। तो हमारे पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। सिर्फ कमी है तो हमें हमारी अपनी कमी है, हमारा अपना कसूर है। हम सब मिन हैसुल कौम जो है, हमारा एक हमने जिम्मेदारी लेनी है, हमारा मुल्क है, बिल्कुल सही, हमने इसको ठीक करना है। शुएब साहब, एक बड़ा अहम एलिमेंट है जिसपे मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो टोटली जो है वो शिफ्ट हो गई है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर, और हम अभी भी वही हाथ से मूंजी लगाना, हाथ से कटाई, वो सब कुछ चल रहा है। सर इसमें लेकिन एक गैप आएगा, अल्लाह करे कि ये टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में आए, इंस्टॉल भी हो, काम भी करे, तो सर वो लेबर कहाँ जाएगी फिर? लेकिन लेबर भी यही रहेगी। ये अगर आपकी फसल बढ़ेगी, वो खुशहाल होंगे, आपके यहाँ खुशहाल हो जाएगा। एक छोटे छोटे टुकड़े से ज्यादा फसल आ जाएगी। ठीक है। और सर बड़ी जमीन है, उसको 10 हाथ काश्त कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे कुछ नहीं निकल रहा, सही है, कम बड़ा। लेकिन अगर उसके 10 टुकड़े करके वो 10 आदमी काश्त करते हैं और 10 उतना ही ले लेते हैं जितना 10 आदमी 10 टुकड़ों से ले रहे थे, उतना एक आदमी एक टुकड़े से लेता है, तो फिर 10 के 10 खुशहाल हो गए। कितना अरसा लगेगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे हमें शिफ्ट? ये मेरा ख्याल है कि CPEC में कहा जा रहा है कि चाइना किसी इस ज़राअत में भी हम खासा कुछ हासिल करेंगे। ठीक है। लेकिन जहां तक बाकी रहा कि कब तक आएगी, तो माजरत के साथ 70 साल हो गए हैं सुनते हुए, यही सुनते हैं कि हर दौर में कि इस दफा बेहतरी हो जाएगी, इस दफा बेहतरी हो जाएगी। मुझे असल में डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना था, वो रह गया। मैं शहर का रहने वाला हूँ, मेरे कोई फैमिली देहात में नहीं रहती, मेरा कोई ताल्लुक देहात से नहीं है, लेकिन शहर में हमें वो लोग, हमारे दोस्त जिनका ताल्लुक देहात से है, ठीक है, वो बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं कि हमें अद्वियात या स्प्रे जो है ये 1 नंबर नहीं मिलता, ठीक है, हमें सीड 1 नंबर नहीं मिलता। सही। जिस मुल्क में ये दोनों चीजें 2 नंबर मिलेंगी, वहां पे आप तरक्की कैसे करेंगे? सही है। अगर तो दवाई सही नहीं है तो जान वो कीड़ा नहीं मरेगा, ठीक, वो बीमारी जो आ गई है वो नुकसान कर देगी। सर हमारे पास टाइम कम है, आपका यही सवाल मैं डॉक्टर साहब की जानिब लेकर जाना चाहूंगी। सर एक तो दवाइयों की बात, फिर दूसरी बात ये कि फर्टिलाइजर की आप बात कर रहे थे, उनकी प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट करती हैं, 2-3 किलोमीटर आगे जाते हैं प्राइसेस कुछ और होती हैं, आगे जाते हैं तो उससे कम या ज्यादा होती हैं। और बाकी जो सर की बात है उनका प्लीज ये जवाब दे दीजिए क्योंकि हमारे पास टाइम। जी बिल्कुल, ये बात जो कर रहे हैं इसके ऊपर गवर्नमेंट का इस साल जो फोकस है, जिस तरह हमने बात की, वो बी सीड की सैंक्टिटी है। हम ये इंश्योर करना चाह रहे हैं कि काश्तकार जो बीज खरीदे वो असल हो, सही है, और उसके ऊपर जो सीड रेगुलेशन इस वक्त पंजाब में मौजूद है, पाकिस्तान में, वो पूरी तरह अमल दरामद हो। ठीक है। आज कानून ये कहता है कि बीज की दुकान के बगैर नहीं बिकेगा, बिल्कुल सही, उसके ऊपर पूरा जोर लगाया जा रहा है। और इसके साथ फ्रूट प्लांट्स की भी मैं शुएब साहब से बात करता हूँ कि फ्रूट प्लांट नर्सरी की रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी बात हो रही है कि अगर आपने मैंगो लेना है, गुआवा लेना है, सिट्रस लेना है, वो 2 टाइप हो। ठीक है। अडल्ट्रेशन के ऊपर 2017 के बाद गवर्नमेंट ने पेस्टिसाइड की एक तो कंप्लीट स्वीपिंग शुरू की है। अच्छा। दूसरा, पंजाब के अंदर जो पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर हैं वो 353 नोटिफाई किए हैं। ठीक है। ताकि जो 22,000 डीलर्स हैं या उनके आगे जो बाकी बिजनेसेस हैं उनका मुकम्मल तौर पे उसको देखा जाए ताकि कोई अडल्ट्रेशन का शायद बना हो। लेकिन अच्छा, मैं कहूंगा कि सिर्फ अडल्ट्रेशन इशू नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड भी इशू है। ठीक है, और उसको भी हम टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर। फर्टिलाइजर में वी आर प्राइस स्टेट, हम 117 करोड़ पर हमने जुर्माना किए हैं। पेस्टिसाइड में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि काश्तकार जोनिंग के ऊपर भी एक कमेंट दे दीजिए जाते जाते, जो पंजाब में जोनिंग है उसके प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर विल रिफ्लेक्ट द जोनिंग। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं अपने मेहमानों का शुक्र अदा करना चाहूंगी। डॉक्टर अंजुम अली साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैडम राबिया साहब आपका बहुत शुक्रिया। शोहबुद्दीन साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी मजे की गुफ्तगू रही आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।